So hello everyone. Today we are going to start our economics chapter second, जो हमारा नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ चैप्टर है। हमारी पहली यूनिट जिसका नाम है राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय, उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने दूसरे चैप्टर के साथ में, जिसका नाम है अर्थशास्त्र की कुल मूल अवधारणाएं। इसके अंदर हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं जो कि हमारे कंप्लीट यूनिट को डिफ़ाइन करेंगे। इसमें हम कुछ नॉर्मल चीज़ों को जानेंगे, जैसे हमारी कारक आय क्या होती है। इन सब चीज़ों को हम आगे स्टडी करने में हमारे जो सेकंड और थर्ड चैप्टर होंगे ये उनसे लिंक करेगी। इस चैप्टर को हमको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर हमारे आगे के दो चैप्टर को इम्पोर्टेंस देता है। और 2023 और 24 के जो हमारे बोर्ड्स हैं उसके अंदर इकोनॉमिक्स के ये पूरी यूनिट जो फर्स्ट यूनिट है हमारी 10 मार्क्स की आती है, तो एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसकी वजह से हमें इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, हम पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू करें, हम इसको समझना शुरू करें, इससे पहले हम कुछ बातों को अगर ध्यान में रखें तो अच्छा रहेगा। जैसे हमारा कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें क्लियर करना ज़रूरी है। कि पहला पॉइंट है कि कारक आय क्या होती है। कारक आय से संबंधित हमने 11th क्लास में कुछ फैक्टर्स को पढ़ रखा है, जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हमने देख रखा है। लेकिन 12th के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने वाले हैं। हमको ये मतलब पता होना चाहिए कि समष्टि और व्यष्टि में अंतर क्या होता है। एक छोटे तरीके से अगर मैं सरल भाषा में बताना चाहूँ तो समष्टि का अर्थ होता है एक पूरे देश की और एक पूरी बड़ी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अपनी इकोनॉमिक्स को स्टडी करना। लेकिन जब हम बात करते हैं व्यष्टि की, तो उसके अंतर्गत हम लोग एक व्यक्तिगत स्तर पर किसी फर्म या किसी गृहस्थ के हम इकोनॉमिक कंडीशंस को स्टडी करते हैं। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने बात करी कारक आय क्या होती है। हमें कुछ चक्रों को समझना होगा आगे चल के, जो हमको इसमें डिफ़ाइन करेंगे कि कारक आय क्या होती है, उत्पादन क्या होता है, वस्तुओं के प्रकार क्या होते हैं। इसको हम धीरे धीरे अब समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है अर्थशास्त्र की कुल मूल अवधारणाएं। तो पहला टॉपिक है हमारा कि हमारे बीच में वस्तुओं का वर्गीकरण। वस्तुओं का वर्गीकरण मतलब हमारे बीच में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी वस्तुओं को एक ही मानना जानते हैं। शुरू से हमने यही चीज़ देखी है कि हमारे लिए सभी वस्तुएं समान। लेकिन क्या इकोनॉमिक्स की भाषा में सभी वस्तुएं समान होती हैं? नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक वस्तु को उसकी एक पहचान दी गई है। हमारे पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर बहुत प्रकार की वस्तुएं, अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। उनको हम व्यापक रूप से वस्तुओं को दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला टाइप जो हम बनाते हैं वो है हमारा अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। दूसरा प्रकार बनाते हैं हम उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। इन दो टाइप को हमको समझना है कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, उनमें अंतर क्या होता है, और साथ ही साथ उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं तथा इनमें क्या अंतर पाया जाता है। ये चैप्टर हमारा स्टार्टिंग में यही टॉपिक दिखाता है। हमने इसमें नीचे एक डायग्राम हमने बना रखा है, बुक से लिया हुआ एक डायग्राम है, जिसमें वस्तुओं के वर्गीकरण को दर्शाया गया है कि वस्तुओं का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है हमारा अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं, और दूसरे प्रकार से हम उपभोक्ता वस्तुएं या फिर उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं के रूप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आज चैप्टर को आगे समझते हैं कि वस्तुओं के वर्गीकरण में अंतिम वस्तुओं से क्या मतलब है और मध्यवर्ती वस्तु से क्या मतलब है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं। ठीक है, इसके अंदर पहला हम उपभोक्ता वस्तुओं को जानेंगे। देखो ज़्यादा कुछ वो नहीं है। उपभोक्ता वस्तुएं सारी वो वस्तुएं होती हैं
जो हम सामान्य परिवारों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे एक ब्रेड, हमारे घर में इस्तेमाल किए जाने वाली शुगर, हमारे खान पान से संबंधित सभी सामान, वो सारी चीज़ें जो अपने प्रयोग के लिए तैयार हैं और अपनी उत्पादन सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं। अगर हम बुक की डेफिनेशन पर ध्यान दें तो वह वस्तुएं जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता मतलब हम उपभोक्ता, जो नॉर्मल परिवार है उनको हम उपयोगकर्ता या फिर उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। तो वह वस्तुएं जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार हैं, उपभोक्ता, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, उनके अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं। उदाहरण, उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया गया मक्खन और डबल रोटी हम लोग घर में खाते हैं, वह हमारी एक उपभोक्ता वस्तु है। जो वस्तुएं उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाती हैं उन्हें हम उपभोक्ता वस्तुओं के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्यवर्ती वस्तु के बारे में। मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं? वह सभी वस्तुएं जो अपनी उत्पादन सीमा को पार नहीं की होती हैं, इनको हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। मुख्यतः ये वस्तुएं प्रयोगकर्ता से पहले फर्मों के मालिकों द्वारा कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। वह वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती हैं, इनके मूल्य में वृद्धि की जानी होती है। ये वस्तुएं अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं होती। मूल्य वृद्धि का मतलब है यही है, जैसे हमारा एक मिल्क है, मिल्क को मक्खन बनने के बाद में उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो वह सारी वस्तु जिनके मूल्य में वृद्धि होना भी बाकी है, उनका कुछ बनना बाकी है, जो एज अ रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जा रही हैं, वह सभी वस्तुएं हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी। अगर हम इसके लिए कोई उदाहरण का प्रयोग करें तो साइकिल बनाने के लिए लाया गया लोहा एक मध्यवर्ती वस्तु है। सही तरीके से और जानना चाहें तो एक चाय की दुकान पर ख़रीदा गया दूध जो कि चाय बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, एक मध्यवर्ती वस्तु है। एक ब्रेड की कंपनी द्वारा ख़रीदा गया आटा एक मध्यवर्ती वस्तु है जो कि आगत के रूप में प्रयोग किया जाएगा। वह आगे हमारे ब्रेड बनने में, दूध, चाय बनने में, ये सब चीज़ें हमारे आगे इस्तेमाल होंगी। तो जिन वस्तुओं को हम दोबारा मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, एक दूसरा सामान बनाने वाले हैं, एक दूसरी वस्तु बनाने वाले हैं, उन सभी वस्तुओं को हम लोग मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। सामान्य भाषा में वह सभी वस्तुएं जो अपनी उत्पादन सीमा को पार नहीं की हुई हैं, जिनका उत्पादन अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, वह मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। नीचे हमने एक नोट दे रखा है कि उत्पादकों द्वारा एक लेखा वर्ष के दौरान मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया वह मध्यवर्ती उपभोग कहलाता है। अगर कोई उत्पादक कौन होते हैं? जो कोई सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं ना, जो प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई उत्पादक अगर किसी मध्यवर्ती वस्तु पे अपना पैसा खर्च कर रहा है, व्यय कर रहा है ना, व्यय का मतलब क्या होता है? खर्चा करना। मध्यवर्ती उपभोग कहते हैं उसको, या फिर हम मध्यवर्ती लागत कहते हैं, क्योंकि उस चीज़ को बनाने में कितनी लागत आई है, कितना पैसा लगा है, उसको हम मध्यवर्ती लागत कहेंगे। क्योंकि उस लागत से आने वाले उत्पाद बनने के बाद में उस उत्पादककर्ता को लाभ होने वाला है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है उपभोक्ता वस्तुएं या फिर उपभोग वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं और उपभोग वस्तुएं कौन सी वस्तु होती हैं? हमारा मेन जो हमने अभी तक दो प्रकार पढ़े, मध्यवर्ती वस्तु और हमारा अंतिम वस्तु। पहला वर्गीकरण हमने समझ लिया है। दूसरा वर्गीकरण हमारा आता है उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। वस्तुओं को हम उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं के रूप में भी डिवाइड कर सकते हैं। इनका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण करती हैं। जैसे अगर कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए मैं एक फ्रिज खरीद के लेके आता हूँ, तो फ्रिज एक उपभोक्ता वस्तु है। हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो एक उपभोक्ता वस्तु है, क्योंकि वो मेरी आकांक्षाओं को, जो मेरी नीड्स थी, जो मेरी मांग थी, उसको प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट कर रही है। ऐसे ही एक ब्रेड हमने ले लिया एग्जांपल के लिए, तो ब्रेड भी क्या है? एक हमारी उपभोक्ता वस्तु है, क्योंकि ब्रेड हमारी क्या है? हमारी संतुष्टि प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण करती है, ठीक है। तो उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। उपभोक्ता वस्तुओं को भी हम 4 प्रकार से वर्गीकृत कर देते हैं। हमने पहले सबसे ऊपर देखा वस्तुओं का वर्गीकरण।
उसमें हमने दो प्रकार पहले पढ़े, दो प्रकार ये हैं, उपभोक्ता वस्तु और हमारी पूंजीगत वस्तु। उपभोक्ता वस्तुओं को भी हम चार प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा टिकाऊ वस्तुएं, दूसरा होता है हमारी अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, तीसरा होता है हमारा गैर टिकाऊ वस्तुएं और तीसरी होती है हमारी सेवाएं। तो इन सबको हम समझते हैं कि अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती हैं, गैर टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती हैं, सेवाएं क्या होती हैं और टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं, इसको हम समझते हैं। उपभोक्ता द्वारा जो वस्तुएं कई सालों तक प्रयोग की जाती हैं, मतलब जो हम काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, जैसे कार हो गई। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में कोई एक नई कार खरीद के ला के आता है तो कम से कम उस कार का प्रयोग 10 से 15 साल तक के लिए किया जाता है। तो वह वस्तुएं जो सालों साल इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। ठीक है। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो जिनका प्रयोग 1 साल या 1 साल से कुछ ज़्यादा टाइम के लिए हम लोग करते हैं। जैसे कुछ लोग एक जोड़ी कपड़े खरीदने के बाद लगभग साल भर उसको इस्तेमाल करते हैं, 1 साल या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा। तो उस वस्तु को, जो हमारे कपड़े हैं, वो हमारी अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं। ठीक है। तो उन सभी वस्तुओं को हम अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। गैर टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती हैं? गैर टिकाऊ वस्तुएं वो होती हैं जो एकल प्रयोग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एकल प्रयोग मतलब उनको एक बार इस्तेमाल करके हम उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसे हम गैर टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं, या फिर इनको हम एकल उपयोग वस्तु भी कह सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारे घर में जो ब्रेड आती है, मैं ब्रेड का एग्जांपल बार बार ले रहा हूँ, अगर हम मक्खन को भी लें तो हम इसको एक बार खाने के बाद में उसको दोबारा तो नहीं खा सकते, तो वो हमारी गैर टिकाऊ वस्तु है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारी सेवाएं। सेवाएं हमारी अदृश्य होती हैं। ये सेवाएं गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। जैसे अगर आप किसी टीचर के पास जा रहे हैं, मान लीजिए अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, राइट ना, तो मैं आपको एक सेवा प्रदान कर रहा हूँ और ये सेवा आपके मन में जा रही है, आप इसको देख नहीं सकते हैं, सेवा को हम विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। ये सेवाएं हमें प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि प्रदान करती हैं। ये भी हमारी उपभोक्ता वस्तुओं का एक प्रकार मानी जाती हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारी पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? वह सारी, इसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो वो सारी वस्तुएं जो आगे अनेक वस्तुओं के उत्पादन के लिए कार्य करें। जैसे हमारी एक मशीन, बहुत ज़्यादा फेमस एग्जांपल है जो ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। हमारी एक मशीन जो हम एक मान लो शर्ट बनाने के लिए प्रयोग में ले रहे हैं, तो शर्ट एक हमारा उपभोक्ता वस्तु होगी और उपभोक्ता वस्तुओं के इस्तेमाल में की जाने वाली वस्तुओं को हम उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में या फिर उत्पादन में जो प्रयोग किए जाने वाली वस्तुएं हैं उनको हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। तो पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति होती है। इन वस्तुओं का उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। इसका हम इस्तेमाल क्या करते हैं कि अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में बहुत साल तक इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इनका मूल्य उच्च होता है। अब हमारी मशीनें बहुत महंगी आती हैं, सस्ती नहीं आती हैं, है ना। इन वस्तुओं का प्रयोग करने से इनका मूल्य स्थिर परिसंपत्ति निरंतर प्रयोग के कारण इसका मूल्य घटता जाता है। उदाहरण मशीनरी। अगर हम देखें, अगर हम मशीनरी को 1 साल 2 साल 3 साल इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे इसके अंदर मूल्य ह्रास की अवस्था पैदा होती है। मूल्य ह्रास का मतलब उनके जो मूल्य है उनके अंदर गिरावट आनी शुरू हो जाती है इसके प्रयोग के कारण। ठीक है। और ये एक ऐसी वस्तुएं हैं जो आगे उत्पादन में मदद करती हैं। ठीक है। इसमें एक नोट को ध्यान देना आवश्यक बात है कि हमारी कुछ उत्पादक वस्तुएं होती हैं। उत्पादक वस्तु मतलब जो सारी वस्तुएं उत्पादन कराएंगी वो सब हमारी उत्पादक वस्तुएं हैं। ठीक है। तो पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं हमारी उत्पादक वस्तुएं होती हैं, लेकिन उत्पादक वस्तुएं कभी भी हमारी पूंजीगत वस्तुएं नहीं हो सकती, है ना। क्यों? क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग ही हम क्या करते हैं, उत्पादन में करते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका हम उत्पादन में तो प्रयोग करते हैं लेकिन वो पूंजीगत नहीं है। उदाहरण के लिए अगर किसी फैक्ट्री में एक शर्ट बनाने के लिए कपड़ा लेके आया गया है तो कपड़ा हमारा कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाएगा और वह हमारी पूंजीगत वस्तु में नहीं गिना जाएगा। आशा करता हूँ आपको इतना सब समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है निवेश की अवधारणा, उसके घटक। हमें समझना है कि निवेश क्या होता है ना। अगर हम इसको आसान भाषा में कहें इन्वेस्टमेंट, है ना, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यय जो हमें आने वाले समय में पूंजी की प्राप्ति कराए। ठीक है।
लेकिन इकोनॉमिक्स में इतना मात्र निवेश का मतलब नहीं होता है ना। निवेश का मतलब क्या होता है? निवेश एक ऐसा खर्चा है जो हमारे पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करता है। पूंजी के स्टॉक में मतलब, पूंजी का मतलब इसमें सिर्फ पैसा नहीं है, पूंजी का मतलब वह सारी चीज़ें हैं जो हमें उत्पादन में या फिर आगे हमें आय अर्जित करने में सहायता करती है। जैसे एक मशीनरी हमारा एक पूंजी का स्रोत कहलाता है ना। तो पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करने से अभिप्राय है जो हम निवेश कर रहे हैं, हम एक ऐसा खर्चा कर रहे हैं, मशीनें लगवा रहे हैं, है ना। तो मशीनें लगवाना हमारा निवेश कहलाता है। लेकिन मशीनें क्या है? पूंजी है, हमारी पूंजीगत वस्तु है, और पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि करना, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करना एक समान बात है। तो निवेश से अभिप्राय एक ऐसा व्यय है, एक ऐसा खर्चा है जो हमारे पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि करता है, ठीक है। तो निवेश से अभिप्राय पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि से है। पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन को पूंजी निर्माण कहा जाता है। देखो, जब हमारे पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है, जैसे मेरे अगर फैक्ट्री में अब तक 10 मशीनें थी जो कि कपड़े का हमारी शर्ट्स प्रोड्यूस कर रही थी, शर्ट का उत्पादन कर रही थी, लेकिन अब मैंने 1 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट करके 10 मशीनों से 15 मशीनें कर दी, है ना। मैंने 5 मशीनों को एक्स्ट्रा ला दिया, तो मैंने निवेश किया है हमारी फैक्ट्री में, है ना। हमने मशीनों में, यानी कि हमारी जो पूंजीगत वस्तुएं थी उसको वृद्धि कर दी, हमारे स्टॉक में वृद्धि कर दी, है ना। और इसी को मैं पूंजी निर्माण कह सकता हूँ। इंग्लिश में अगर हम देखें तो कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं इसको, है ना। तो पूंजी निर्माण पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को कहा जाता है, ठीक है। निवेश को पूंजी निर्माण के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है ना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो हम निवेश को, यानी कि इन्वेस्टमेंट को इंग्लिश के आई लेटर से डिनोट करते हैं, है ना। जो हम शॉर्ट फॉर्म में इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे तो आई से लिखते हैं, है ना। और आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के का मतलब क्या है? हमारी कैपिटल गुड्स, ठीक है। कैपिटल में जो कैपिटल स्टॉक है हमारा, जो पूंजीगत स्टॉक है, पूंजी के जो स्टॉक हैं उसको दर्शा रहा है हमारा के। और डेल्टा जो हमारा ये त्रिकोण बना रखा है, इसका मतलब होता है परिवर्तन, चेंजमेंट मतलब, मैंने भी एग्जांपल लिया कि मेरे पास 10 मशीनें थी, मैंने उसमें जब इन्वेस्ट किया तो मेरे पे 15 हो गई, तो 15 के अंदर मैंने कितने का परिवर्तन लिया? 5 का परिवर्तन लिया। कितने का लिया? 5 का। तो निवेश हमारा परिवर्तन को दर्शाता है किसमें? पूंजी के स्टॉक में, ठीक है। अब हम समझते हैं कि निवेश के घटक कितने हैं। निवेश के हमारे 2 घटक होते हैं। हम निवेश जब करते हैं हम 2 तरीके से कर सकते हैं, है ना। पहला आता है हमारा स्थिर निवेश, दूसरा आता है हमारा माल सूची निवेश। कौन सा निवेश? माल सूची, ठीक है। स्थिर निवेश से क्या मतलब होता है? हमारी अर्थव्यवस्था में वह सारा निवेश क्या आता है, हमने 2 मिनट पहले भी समझा कि हमारी पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करना, है ना। तो वह निवेश जो एक साल के अंदर, एक लेखा वर्ष में, ठीक है, उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल्स होती है ना। स्थिर परिसंपत्ति मतलब जैसे हमारे प्लांट हो गए, मशीनरी हो गई, अगर हम आसान भाषा में इसको समझें, जो लंबे समय में बदली जाती है ना, एक लंबे टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है, वो सारी हमारी क्या होती हैं? स्थिर परिसंपत्ति, उसमें वृद्धि करती हैं। स्थिर निवेश का मतलब ये नहीं कि हम आज हमने निवेश किया और तो कल दोबारा कर दिया, नहीं। स्थिर निवेश हमारे एक लंबे टाइम में होता है ना। क्यों? क्योंकि ये स्थिर परिसंपत्तियों पर होता है जो कि लंबे टाइम तक इस्तेमाल की जाती हैं। तो एक लेखा वर्ष के दौरान जब उत्पादक स्थिर परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है तो उसको हम स्थिर निवेश कहते हैं। जैसे मशीनरी खरीदना, प्लांट खरीदना, ये सब हमारे स्थिर निवेश के कुछ उदाहरण हैं, है ना। लेकिन माल सूची निवेश क्या होता है? ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि एट द पॉइंट ऑफ टाइम किए जाते हैं कुछ स्टॉक में वृद्धि करने के लिए, ठीक है। इसमें ऐसी वस्तुएं होती हैं जैसे कच्चा माल हो गया, ठीक है, जिनको हमें समय समय पे निवेश की ज़रूरत पड़ती है। हम कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में इन पर निवेश करते हैं। जैसे तैयार वस्तुएं हो गई, अगर इसका स्टॉक है ना, तो हमारे माल सूची निवेश है। हमारी जो अर्ध तैयार वस्तुएं हैं जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में जाने के लिए तैयार हैं, कुछ कच्चा माल है ना, इन सब पे जैसे अगर हम तैयार वस्तुएं बिना बिक्री वस्तु, मतलब इसका कहने का अर्थ है अगर कोई दुकानदार अपने दुकान में सामान बेचने के लिए लेके आता है, ठीक है,
जैसे एक परचून की दुकान में दुकानदार बहुत सारा सामान खरीद के लेके आता है, तो उसका वो माल सूची निवेश है, क्योंकि वो आज खरीद के लाया है, कल नहीं तो परसों वो दोबारा लेने जाएगा। वो उसकी कोई स्थिर परिसंपत्ति नहीं है, वो फिक्स नहीं हो गई है ना। वो अभी लेके आया है, उसे बेच देगा, उसके बाद फिर लेने जाएगा, है ना। तो बिना बिका हुआ माल क्या है हमारा, माल सूची निवेश है। ऐसे ही अर्ध तैयार वस्तुएं जो उत्पादन की प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाएंगी। जैसे एक फैक्ट्री है, उसका मालिक बहुत सारा सामान लेके आया है, ठीक है। अब वो आगे उस सामान से कोई उत्पाद बनाएगा, कोई वस्तु बनाएगा, तो उसको अभी इस्तेमाल करने के बाद उसको दोबारा लेके आना पड़ेगा। वो आज लेके आया जा सकता है वो 2, लेकिन इसका प्रयोग वो बार बार लंबे समय तक नहीं कर पाएगा, तो इसको हम माल सूची निवेश कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि हमारा सकल निवेश और शुद्ध निवेश क्या होता है ना। हमारे निवेश में 2 प्रकार और बनते हैं, जिसे हम सकल निवेश और शुद्ध निवेश कहते हैं, ग्रॉस और नेट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक फैक्ट्री है, उसमें मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक फैक्ट्री का एग्जांपल है, इसमें 10 मशीनें हैं, ठीक है। हमने उसके अंदर 5 मशीनें और रखवाई, ठीक है। हमने टोटल 15 मशीनें रखी। 5 मशीनों के लिए मैंने कितना इस्तेमाल किया, 1 लाख रुपये इस्तेमाल किया। कितना इस्तेमाल किया, 1 लाख 5 मशीनों के लिए मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि मेरी जो पुरानी 10 मशीनें हैं वो 2 साल से इस्तेमाल की जा रही हैं, तो मैंने 25,000 रुपये उनकी मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये 25,000 और ये 1 लाख को जब मैं जोड़ देता हूँ 1.25 लाख, ये मेरा कहलाएगा सकल निवेश, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैंने खर्चा ये वाला किया है, ठीक है, 25,000 मैंने खर्च किए हैं, लेकिन मेरा मेन जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 मशीनों के लिए मैंने 1 लाख किया। तो खाली ये 1 लाख जो होगा उसको मैं कहूँगा शुद्ध निवेश, ठीक है। जैसे अब इसका मतलब क्या है, तो टोटल जो हमने इन्वेस्टमेंट किया एक टाइम पे, जिसमें हमारे पुरानी मशीनों का मूल्यह्रास के ऊपर जो हमने पैसा खर्च किया, जो हमारी मशीनें घिस गई थी, ख़राब हो गई थी, जो घिस गई थी, उसके लिए हमने जो पैसा खर्च किया, उसको भी अगर हम मिला लें अपने निवेश के अंदर, तो हम उसको सकल निवेश कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम खाली नई परिसंपत्ति जो हमारे स्टॉक में जो वृद्धि की, हमने पूंजी के जो स्टॉक में वृद्धि की है, सिर्फ उसको देखें तो हम उसको शुद्ध निवेश कहते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, जो इनके बीच का डिफरेंस होगा उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल्यह्रास। क्यों, क्योंकि हमारे जो मशीनें थी पहले वाली, उनका मूल्य का क्या हुआ था, ह्रास। तो जब हम मूल्यह्रास को जोड़ लें तो हम सकल पे जाते हैं, लेकिन हम जब मूल्यह्रास को हटाते हैं तो हम शुद्ध पे आ जाते हैं। आगे बात समझ में। इनडायरेक्टली अगर हम सीधे सीधे समझना चाहें तो टोटल जो हमने खर्चा किया, जिसमें हमने मशीनों के घिसाव में पैसा खर्च किया, प्लस हमने 5 मशीनों के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया, ये सारा टोटल मिला करके हमारा सकल निवेश बनता है। लेकिन जो हमने खाली पूंजी के वृद्धि में इस्तेमाल किया, यानी कि सिर्फ मशीन खरीदने के लिए, उसको हम नेट कहेंगे, जिसमें हमारा ये मूल्यह्रास यानी कि घिसाव हमारे परिसंपत्तियों का शामिल नहीं होगा, ठीक है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, स्टॉक तथा फ्लो यानी कि प्रवाह, ठीक है। स्टॉक और प्रवाह की अवधारणा बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि स्टॉक किसे कहते हैं और प्रवाह किसे कहते हैं, है ना। तो स्टॉक एक निश्चित बिंदु पे नापा जाता है। जैसे हमने एक उदाहरण ले रखा है कि 1 जनवरी 2019 को आपके बैंक में 20,000 रुपये हैं, ठीक है। मतलब इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, आप एग्जैक्ट एक घड़ी के टाइम पे इसको माप सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में अभी 3 घर हैं, यानी कि मेरे पास 3 घरों की कीमत अगर मैं 30 लाख मान लूँ, तो मेरे पास 30 लाख की परिसंपत्ति या फिर संपत्ति है। मैं इसको एक पॉइंट पे मेजर कर सकता हूँ, मैं एक समय बिंदु, एक निश्चित समय बिंदु पर माप सकता हूँ, है ना। तो ये मेरा स्टॉक कंसेप्ट कहलाता है। वह सारी चीज़ें जिनको हम एक एग्जैक्ट टाइम पे एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं, उनकी गिनती या फिर आंकड़ा बता सकते हैं, उसको हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं
जब हम बात करते हैं प्रवाह की, तो प्रवाह को हम एक बिंदु या फिर एक निश्चित बिंदु पर नहीं माप सकते, ठीक है। प्रवाह का मतलब होता है एक टाइम पीरियड के अंदर नापी गई चीज़ जिसमें एक समय लगता है, और वो समय चाहे एक महीने का हो या एक साल का हो, चाहे एक दिन का हो, चाहे वो एक घंटे का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर समय, दो बिंदु आ गए समय के, जैसे एक घंटा अगर हम देखें तो उसके अंदर एक घंटे की शुरुआत और एक घंटे का अंत, दो एक निश्चित बिंदु नहीं है उसके अंदर, कोई दो बिंदु हैं, है ना। तो उस टाइम में अगर कोई चीज़ नापी जा रही है तो हम उसको प्रवाह कहते हैं। जैसे अगर हम किसी की इनकम कहें तो इनकम हमारी एक महीने की होती है ना। तो 30,000 रुपये अगर मेरी इनकम एक महीने की है तो ये एक प्रवाह है ना। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे इतने बजे की इतनी इनकम है, नहीं, मैं इसको एक प्रवाह मानूंगा क्योंकि वो पूरी इनकम मेरे पूरे महीने की है ना। तो प्रवाह का मतलब जो एक टाइम पीरियड में, एक लंबे समय अवधि के दौरान में मापी जाती है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए हम इस वीडियो को इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको कहीं भी अगर कोई डाउट है, क्वायरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूँगा। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर थोड़ा समझने में दिक्कत हुई हो तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा भी देख सकते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे दोबारा अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।